हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है आपके पास, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको भी उसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। तो थोड़ा सा चीजों को समझ पाना, कंपेयर कर पाना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, उससे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में हम जैसे देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके देखते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से, या फिर पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। ठीक है, मेटल्स को एक साथ प्लेस किया गया है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, फिर है ना ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अलग से लिखा है। तो बेसिकली हम अगर देखें कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों होती है। व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो देखो, सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन से चीजें आसान हो जाती है ना। जैसे अगर आप क्या करते हो, लाइब्रेरी में आप जाते हो, आपको केमिस्ट्री की बुक लेनी है, फिजिक्स की है, इंग्लिश की, कोई भी बुक लेनी है, ठीक है, आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉर्नर में चले जाते हो, वहां से बुक उठाते हो। ठीक है, वहां पे भी आपको प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके रखी होती है बुक्स। ठीक है, जैसे आपका फॉरेन ऑथर्स की बुक अलग होगी, ठीक है, 11th-12th अगर आपको स्कूल बेस्ड बुक्स देखनी है वो अलग होगी, एनसीईआरटी बेस्ड वो अलग होगी बुक्स आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वहां पे क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो जब चीजों को क्लासिफाई करके रखा जाता है तो चीजों को पढ़ पाना, उनको समझ पाना, उनकी स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज पीरियोडिक टेबल के साथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री क्विकली बताऊंगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना। वो मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जब एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने की बात आई कि एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस किया जाए ताकि उनको अच्छे से हम पढ़ पाए, समझ पाए, तो सबसे पहले आए थे डोबनियर। उन्होंने दिए थे डोबनियर ट्राइड्स। ठीक है, क्या था सबसे पहले थे डोबनियर। ठीक है, उन्होंने बात की थी ट्रायड्स की। ठीक है, कैसे कि एलिमेंट्स जो हैं उनको तीन के मतलब ऐसे 3 में ग्रुप करके रखा जाएगा ट्रायड के अंदर। जैसे एलिमेंट्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उनको एक साथ किस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से रखा जाएगा कि जो एटॉमिक वेट होगा सेंटर वाले का, जैसे कि बी का, वो क्या होगा, एवरेज होगा। किसका, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आ जाएगा एवरेज, है ना। जैसे कि आपके पास क्या है, लिथियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है एंड पोटासियम होता है। ठीक है, इनको एक ट्रायड में ऐसे रखा गया। तो लिथियम का वेट कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23, इसका कितना होता है 39। ठीक है, एवरेज निकाल लो तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक जो वेट है आपके पास सोडियम का वो कितना आ जाएगा, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो यही है 46 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 23। तो ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, वैसे ही आपके पास देखो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम को रखा गया। इसका वेट कितना होता है 20। ठीक है, इसका वेट कितना होता है 137। एवरेज ले लोगे, इसका वेट कितना आ जाएगा 88। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही थी। लेकिन हम आज के टाइम में डोबनियर ट्रायड्स तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके कुछ डीमेरिट्स थे, वो फेल हो गया था मॉडल। ठीक है, इसीलिए नए, देखो कोई भी थ्योरी फेल होती है तभी नई थ्योरी बनती है ना। तो इसके कुछ डीमेरिट्स थे। ठीक है, डीमेरिट्स क्या थे इसके, कि ये सभी एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो है वो इन ट्रायड्स में फिक्स नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका फेलियर कि इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ऑबिट, या फिर सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुडंट बी फिक्स इन ट्रायड्स। ऑल द नोन एलिमेंट्स couldn't be fixed in triads। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है जो मैंने आपको बताया, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एक तो हम उन ट्रायड्स में फिक्स नहीं कर पाए, और सेम ग्रुप में लॉ भी ओबे नहीं हो रहा था कुछ केसेस में। इन द सेम ग्रुप
लॉ वॉज नॉट ओबेड। ठीक है, जैसे कि आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन का मास कुछ 19 AMU होता है ना, और ब्रोमीन के एक एटम का मास कितना होता है, कुछ 80। तो इसके हिसाब से इसका वेट तो बीच में 46 कितना आना चाहिए, निकाल लो इसका एवरेज। इसका एवरेज आप निकाल लेंगे, आ जाएगा 49 के आसपास, ठीक है, 49.5, लेकिन इसका वेट कितना होता है 35.5, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ये लॉ ऑबे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये इसके काफी डीमेरिट्स आ गए। इसके बाद जो नया हमारे पास आया लॉ, दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या आया उसके बाद, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है, इस टर्म का मतलब होता है 8, ठीक है। जो न्यूलैंड थे वो म्यूजिक लवर थे, ठीक है, और एक केमिस्ट भी थे, है ना। तो यहाँ से देखो, म्यूजिक में धुन होती है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 तक आता है ना नी, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी आ गया, 7 तक आ गया बेसिकली, ठीक है। दोबारा से सा, ठीक है, तो बेसिकली 8th जो है सा वो रिपीट हुआ, ठीक है। तो हम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे लिख लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा दोबारा से 1, ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स को ऐसे ही रखा है ना, तो कैसे, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उस टाइम तक ना, जब इन्होंने मतलब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, तब तक जो नोबल गैसेस थी ना, नोबल गैसेस वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, इनकी कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। तो नियॉन आता है उसके बाद, तो वैसे तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, उसके बाद क्या आता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से है ना, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, इस तरह से आते हैं हमारे पास। उन्होंने ऐसे प्लेस कर दिया एलिमेंट्स को। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे एक जो इसकी सबसे प्यारी बात थी, इन्होंने एक वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज पीरियोडिसिटी। कुछ टर्म यहाँ से बेसिकली आई। पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी होता है रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। रेपिटेशन बोल सकते हैं या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज भी बोल सकते हैं हम साथ में। मतलब क्या, कि जो फिजिक एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिसिटी हम उसको बोलते हैं जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एक कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है, ठीक है, रिपीट होती है, या फिर कुछ उनमें इंक्रीज या फिर एक रेगुलर इंटरवल में एक डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी ना आप लिख भी सकते हैं आगे, सबसे पहले तो यही लिख लो, चलो। पीरियोडिसिटी मैंने आपको क्या बोला, क्या होता है, द रेपिटेशन या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन पीरियोडिक, डिक्रीज इन फिजिकल, लिखो यहाँ पे, डिक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी यहां से आया, तो इन्होंने क्या बोला कि वो जो फिक्स्ड इंटरवल है, जिस फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स की सिमिलर होने वाली है या फिर उनमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा सिमिलर तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और वहीं से हमारे पास वो जो फिक्स्ड इंटरवल था बेसिकली, वो क्या था, वो था ऑक्टेव, यानी कि क्या मतलब 8।
यानी कि हर एक जो 8th एलिमेंट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब क्या, जैसे कि लिथियम है, लिथियम से 8th एलिमेंट कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम। यानी कि जो लिथियम और सोडियम है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहने वाली है, ठीक है। वैसे ही सोडियम के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ गया, पोटासियम। यानी कि इनकी क्या है, सेम प्रॉपर्टी। अब सेम ही है, हमें पता है लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सोडियम की +1 होती है, पोटासियम की भी +1 होती है, तो रिपीटिशन होगी ना सेम प्रॉपर्टी की, ठीक है, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है। वैसे ही अगर आप बेरिलियम देखते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, कैल्शियम की कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखते हो, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 4 होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर से होती है। या फिर अगर आप रेडियस की बात करते हो, तो वो रेडियस डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, ऐसे डाउन मूव करते हैं, तो रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली इन्होंने बात की यहाँ पे कि पीरियोडिसिटी की क्या होगा, कि रेपिटेशन होगी या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की आफ्टर 8th एलिमेंट, हर एक 8th एलिमेंट के बाद, ठीक है। फिक्स्ड इंटरवल कौन सा है, वो 8th एलिमेंट है, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑब्वियसली इसके भी डीमेरिट्स है, क्या है, नोबल गैसेज ही नहीं इंट्रोड्यूस। जैसे ही नोबल गैसेज इंट्रोड्यूस होगी ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, खुद सोचो, कि जैसे ही नोबल गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो देखो नोबल गैस को कहाँ रखा गया, यहाँ पे है ना। और नोबल गैस की अगर हम बात करें, तो देखो नोबल गैस को अगर हम बात करें, तो नोबल गैस यही आती है ना, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन आता है, ठीक है। तो इनको कहाँ रखा गया, बेसिकली यहाँ पे रखा गया, ठीक है। देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे ना एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना, तभी तो नियॉन यहाँ पे आने वाला है ना। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन आएगा। अब इनका इस लॉ का क्या बेसिस था, कि हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी आफ्टर 8th एलिमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे 8th एलिमेंट कौन सा बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन बन गया। तो लिथियम और नियॉन की कोई सेम प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, तो फेल हो गया ये, ठीक है। तो इसके डीमेरिट्स क्या आ गए आपके पास इस वाले के, तो इसके डीमेरिट्स यहाँ पे लिखो, इसके डीमेरिट्स क्या आ गए, कि जैसे ही हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक है। और जो ये ऑक्टेव वाला लॉ था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली लाइटर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो कैल्शियम के बाद आपको पता है स्कैंडियम आ जाता है ना, टाइटेनियम आ जाता है। उन पे तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्कैंडियम और एल्यूमिनियम और बोरोन की सेम प्रॉपर्टीज होगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये फेल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, आप लिख सकते हो ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, वो भी इसके लिए फेलियर ही था, ठीक है, हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स ने किस बारे में बात की, एक तो सबसे स्पेशल सबसे प्यारी बात क्या थी इसकी, कि उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी 63 के 63 नोन एलिमेंट्स थे उनको प्लेस कर दिया। ऑल दीज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उनके पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे 63 एलिमेंट्स की बात की गई थी, सारे के सारे 63 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस थे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट चीज क्या आती है इस वाले में, इसमें ये बात आती है कि जैसे न्यूलैंड्स वाले टाइम पे हमारे पास क्या था, पीरियोडिसिटी वाली टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने भी पीरियोडिसिटी की बात की, लेकिन जो वहां पे फिक्स्ड इंटरवल बात हुई थी वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एटॉमिक वेट, वहां पे फिक्स्ड इंटरवल बोला एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या बोला कि जो रेपिटेशन होती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में,
वो होगी हमारे पास, वो अपने आप हो जाएगी जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब जैसे 63 एलिमेंट्स नोन है, हम 63 के 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखेंगे। कैसे रखेंगे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है उनमें रेपिटेशन देखने को मिलेगी। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो क्या बोला इन्होंने, द रेपिटेशन या फिर क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फिजिकल एंड chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। ठीक है, इन्होंने इस बारे में बात की, ठीक है, एटॉमिक वेट के। ठीक है, अब देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसा होता है, कैसे दिखता है। देखो ये है आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, उसका देखो मास कितना है 6.9 यानी कि 7, फिर बेरिलियम आ जाता है 9, बोरोन आ जाता है 10, फिर कार्बन आ जाता है 12, 14 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 15। ठीक है, इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम इस तरह से प्लेस कर दिया था। देखो इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको सबसे पहले तो बताया, और सबसे स्पेशल बात ये थी जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सारे के सारे प्लेस कर दिए। दूसरी बात क्या थी कि कुछ स्पेस छोड़ दिया था खाली। ये स्पेस खाली छोड़ा था इसलिए ताकि इन फ्यूचर जो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे उनको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट्स आने थे, ठीक है, जो एलिमेंट्स अभी भी इंट्रोड्यूस होने हैं। ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में स्पेस खाली छोड़ दी थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इन्होंने जैसे बात की थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो रिपीट करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज को आफ्टर जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारे पास क्या होगा हम उनको कैसे प्लेस करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट। तो इस हिसाब से देखो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटासियम आ जाता है ना, रुबीडियम आ गया। तो आप देख सकते हो क्या होता है आपके पास, लिथियम सोडियम इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, रुबीडियम सीजियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करते करते हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम तरीके से वेरी करती है ना। प्रॉपर्टीज को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो ग्रुप्स है वो कितने हैं, 8 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ग्रुप्स कितने हैं, 8 है। हर एक ग्रुप को इन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो हर एक ग्रुप है आपके पास वो किसमें है, ये ग्रुप्स हो गए, कितने हैं टोटल ग्रुप्स, 8 है, आप लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इनको सब ग्रुप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, सब ग्रुप्स में, ठीक है, ए बी में। जैसे कि अगर आप देखो ग्रुप 1 में आपके पास ग्रुप 1 ए में आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ग्रुप ए बी में आपके पास कौन सा आ जाता है, ग्रुप ए बी में आपके पास आ जाता है देखो सोडियम, ठीक है, कॉपर, ओके, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास ऐसे सेकंड वाले में देखो आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आपके पास देखो किसमें है, ग्रुप 2 बी में है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसकी तरह यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पीरियड्स है, यहाँ पे पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड्स की बात की गई थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑब्वियसली इस पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, तभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए। ठीक है, तो इसके जो ड्रॉबैक्स है या फिर इसके जो डीमेरिट्स है, फेलियर्स है, वो क्या है, डीमेरिट्स इसके क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या आ जाता है, इसके जो डीमेरिट्स है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं कि देखो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बात नहीं हुई यहाँ पे। आइसोटोप्स कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है।
अब देखो एटॉमिक मास डिफरेंट, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ जाते हैं, 1H हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है ड्यूटीरियम आ जाता है एंड ट्राइटियम आ जाता है, ठीक है। इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 1 होता है, मास डिफरेंट होता है। हमने तो पीरियोडिक टेबल में प्लेस ही, इस वाले पीरियोडिक टेबल में इन्होंने तो प्लेस ही ऐसे किया था एलिमेंट्स को, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया, उसका 1 आ गया, तो इस हिसाब से तो उसके बाद हमारे पास ड्यूटीरियम आना चाहिए, फिर हमारे पास ट्राइटियम आना चाहिए, क्योंकि वेट भी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेस नहीं किया गया उनको, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हमारे पास आ जाते हैं, एक होता है हमारे पास 16 ऑक्सीजन, एक हमारे पास होता है 18 ऑक्सीजन। अब 16 ऑक्सीजन को तो इन्होंने प्लेस कर दिया, 18 ऑक्सीजन का क्या हुआ, उसको कहाँ प्लेस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आइसोटोप्स की बात नहीं की गई थी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये देखो एक बार, जैसे कि अगर आप बात करो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको यहाँ पे क्यों प्लेस किया गया है, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो मैच ही नहीं होती इनसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के ही। फिर हमारे पास अब आता है नया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सब कुछ चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब क्या हुआ, मैंडलीव्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक नए साइंटिस्ट आते हैं, नए क्या मतलब साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हेनरी मॉजले, ठीक है। हेनरी मॉजले, बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे साइंटिस्ट का ने अपने अपने वो करे, उसके बाद क्या बना हमारे पास, मतलब अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज करी, एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें, फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। जैसे कि हेनरी मॉजले, और मतलब मेनली हेनरी मॉजले, और जो हमारे पास बोहर जो थे, उनका बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हेनरी मॉजले आए, ठीक है। हेनरी मॉजले ने क्या बताया, हेनरी मॉजले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी वो क्या करते हैं, एक्सरेज एमिट करते हैं, तो सबकी एक्सरेज जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। क्या है, उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स की जो एक्सरेज थी, क्या थी, एलिमेंट्स की जो एक्सरेज थी, ठीक है, उनको देखा। बेसिकली जो एक्सरेज होती है ये करेक्टरिस्टिक होती है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली एलिमेंट्स की सबकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को का अंडर रूट लिया, और उन्होंने देखा कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो उनके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उनके एटॉमिक नंबर के, ना कि उनके एटॉमिक वेट के। तो बेसिकली क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वो तो एलिमेंट्स की एक करेक्टरिस्टिक है ना, एक एलिमेंट्स की खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर हो रहा है उतनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनके बीच में ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। वही अगर इन्होंने ग्राफ या एटॉमिक वेट में आया तो वो इरेगुलर ट्रेंड से आया। तो उन्होंने यहाँ से क्या बोला कि जो हम पीरियोडिसिटी अभी तक पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ऐसा नहीं होता, एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होती है, वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है वो यही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। अच्छा, काफी सारे पीरियोडिक टेबल, सभी में से जो सबसे फेमस है वो हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और यही हम पढ़ने भी वाले हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number, ठीक है।
कि जो हमारे पास ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन यही होता है कि जो चीज जिसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसा दिया गया, तो हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ, मतलब बेसिकली x की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास y की वैल्यू आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जो वैल्यू आती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ से आता है, और अभी हम उसी पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। अब पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है तो हमें बनाना भी है पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक टेबल बनाएंगे अब सारे। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले ना आप लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लो बॉक्सेस से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे पहले, तो जिस तरह जैसे मैंने बनाया ना वैसे कुछ बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, फटाफट से, उसमें होते हैं ग्रुप 18 होते हैं, ठीक है। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी, वर्टिकल वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ प्रॉपरली दिख रहा है, यस, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ना ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास सबसे पहले तो कितने ग्रुप्स आ जाते हैं, 2 ग्रुप्स आ गए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक होता है, सब कुछ था होंगे, अभी डी ब्लॉक है ना, ये हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, ठीक है। उसके बीच में हमने बेसिकली क्या करना है, इसको, इसमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 3rd ग्रुप आ गया, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये पी ब्लॉक आ जाता है, ये 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो 13, 14, 15, आप आगे भी कर सकते हो वीडियो को, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। अब ये हमें इरेज करना पड़ेगा, मतलब
ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए टोटल ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारे पास बन गए टोटल ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है देखो, ये आ गया ग्रुप 1, ये आ गया ग्रुप 2, ये आ गया ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल 18 ग्रुप हो गए। पीरियड 7 बनाने हैं। ठीक है, अब 7 बनाने हैं पीरियड्स, तो अब फिर से यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड पीरियड। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया थर्ड पीरियड। ठीक है, फिर आ गया फोर्थ पीरियड, फिर आ गया फिफ्थ पीरियड, और फिर आ गया हमारे पास सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल तैयार। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, ये आ गया पीरियड 1, ये आ गया पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखो ग्रुप 1 में हमारे पास होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कैसे याद रखते हैं, लिख भी सकते हो आप लोग साथ साथ में मेरे। हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाय लीना की रब से फरियाद। जैसे भी आपको याद करना है वैसे याद कर लो। फिर ग्रुप 2 में आता है हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 13 में हमारे पास क्या आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो इसको, बैंगन, आलू, गोभी इन थैली। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है हमारे पास कार्बन। ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नियॉन, और यहाँ पे क्या आता है, हीलियम। ठीक है, फिर कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, उस से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, फिर आता है फूलो, कलियो, बहारो, इंडिया, आओ। ठीक है, 80। उसके बाद देखो क्या होता है, हीना ने अरुण को एक्सरे से रंगा। ठीक है, ऐसे। ओके, ये हमारे पास होता है एस ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारे पास एस ब्लॉक। ये होता है हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास होता है डी ब्लॉक। ठीक है, कहां से कहां एक डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक है हमारे पास डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक है पी ब्लॉक, और ग्रुप 1 और 2 हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ओ 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 कुछ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो क्या गलती होगी कि यहाँ थोड़ी ना एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्पेस खाली होता है। ठीक है, एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं कैल्शियम के बाद आते हैं। ठीक है, ये भी स्पेस खाली होता है, मैंने गलती से बना दी है। यहाँ पे कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, फिर आता है मर्क्यूरी, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। ऐसे याद रख सकते हो, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड। निकल में भी सेम चीज, पैलेडियम एंड प्लैटिनम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है यट्रियम, यहाँ पे आता है जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम एंड रोडियम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट्स आता है, लेंथेनम आता है,
और लेंथेनम से ल्यूटीशियम, ठीक है, वैसे लेंथेनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक्टीनियम आता है, और एक्टीनियम के बाद भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट्स, लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स टोटल बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनको हम अलग से नीचे लिखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन ये एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, ये ग्रुप 3 के ही मेंबर्स है, ठीक है, इनको इनकी प्रॉपर्टीज अलग है तो इनको हम अलग से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है हॉफनियम, ठीक है, टेंटलम, टंगस्टन, ठीक है, इनके निमोनिक्स ना मैं आपको नेक्स्ट उसमें सिखा दूंगी, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, जो जो अभी हो रहे हैं वो साथ में कर लो, ठीक है। टंगस्टन, ठीक है, रीनियम, ओस्मियम एंड इरिडियम, ठीक है, इस तरह से आते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे कुछ याद रख सकते हो आप, जैसे कि आयरन है, फेरस, ठीक है, और मतलब मैंने तो वैसे ही याद किया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए निमोनिक लेके आ जाऊंगी, आपको जब डी ब्लॉक करवाऊंगी तो इसके निमोनिक सिखा दूंगी। एफ ब्लॉक में मैंने एफ ब्लॉक वाले निमोनिक सिखाए हैं, तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो देख सकते हो, डी ब्लॉक वाले डी ब्लॉक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं बेसिकली, कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे आपके पास आते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है लेंथेनम, वैसे यहाँ पे एक्टीनियम आ जाता है। तो यहाँ से इन दोनों जगहों में टोटल 14 ऊपर है, 14 नीचे है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए इनको अलग से एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको भी बना ही देती हूँ, चलो मैं एक बार, ठीक है। देखो इसको भी मैं बना ही देती हूँ एक बार नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इस तरह से, पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में कैसे होता है, देखो ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक, ठीक है। इधर क्या होते हैं, इधर एफ ब्लॉक हमने डिटेल में कर रखा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बेसिकली लेंथेनम से ल्यूटीशियम आते हैं, वैसे जो नीचे इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लेंथेनम से ल्यूटीशियम, यहाँ पे एक्टीनियम से रदरफोर्डियम तक आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, ठीक है, लेंथेनाइट्स, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एक्टेनाइट्स, ठीक है। अब जो मैं चीजें सिखाने वाली हूँ मैं आपको यहीं पे सिखाऊंगी कि मुझे पीरियोडिक टेबल की हेल्प लगेगी, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाओगे साथ साथ में, ठीक है, ओके। चलो तो देखो अब हमारे पास ये आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमने एलिमेंट्स को याद कर लिया, ठीक है, इस तरह से सारे हमारे पास पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल दिखता है, ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है, मैंने क्या बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पे। तो हमने इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली लिख रखा है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ जाता है 1, ठीक है, हीलियम का आ जाता है 2, ठीक है, लिथियम का आ जाता है 3, बेरिलियम का आ जाता है 4, ठीक है, फिर बोरोन का आ जाता है 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या आप बार बार ऐसे लिखोगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आप क्या करोगे, कोई भी जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप कोई ग्रुप याद रखोगे, जैसे कि आपने ग्रुप 1 याद रखा, हाइलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये आपने याद रखा, आपने फटाफट लिख लिया। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर जानने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसलिए जानने, क्या पता आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो या फिर कुछ भी, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारी चीजें आती है एटॉमिक नंबर से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने को, ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर आपने कैसे याद रखने हैं, तो हमारे पास होते हैं मैजिक नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। इस लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एलिमेंट के लिए ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम क्या करवाया था, मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल बताया था कि कैसे बनाना है, बट आप ऐसे नहीं करोगे कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया और आपको बताना है कि अब उसका ग्रुप और पीरियड कौन सा, पूरा पीरियोडिक टेबल बनाओ। तो आपने ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जो चीजें बताऊंगी अभी, जो फॉर्मूला तो क्या, जो मैं आपको चीजें बताऊंगी बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस ही है वो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली आपको कैसे निकालना है किसी के लिए भी ग्रुप और पीरियड। आपको उसके लिए क्या आनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और वो आपको आती ही है, ठीक है।
और देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड का मतलब जैसे आपको कैल्शियम दे दिया तो कैल्शियम बिलोंग करता है 4th पीरियड से और ग्रुप 2 से, तो आपको कैसे निकालना है, अब देखो यही चीज वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपका एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट की एटॉमिक रेडियस में जो भी एक्सेप्शंस रहती है, ट्रेंड्स रहते हैं एटॉमिक रेडियस के। बेसिकली आज से हम शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो उसमें सबसे पहली है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लो ग्रुप और पीरियड आपको कैसे निकालना है। जैसे आपके पास देखो सबसे पहले देखते हैं पीरियड, ठीक है, तो पीरियड आप कैसे निकालते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। पीरियड हमारे पास होता है जो भी लास्ट हमारे पास शेल होती है, ठीक है, लास्ट शेल होती है। जैसे हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, ये फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड शेल होगी, तो सपोज हमारे पास क्या हो गया, सेकंड शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, एन होता है बेसिकली, है ना, एन की वैल्यू 2 आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये बिलोंग करता है, ये एटम जो है ये बिलोंग करता है हमारे पास सेकंड पीरियड से, ठीक है। तो कैसे आपको निकालनी है, जैसे कि ना आप यहाँ पे लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सबसे पहले, तो Z इक्वल्स टू 20 होता है, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 और उसके बाद क्या आता है 4s2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी शेल्स है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है ना, थर्ड शेल है और फोर्थ शेल। तो हमारे पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, फोर्थ शेल। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, यानी कि कैल्शियम जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 4th पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और भी करके देख लो, जैसे कि आपके पास है कोई भी ले लो, जैसे हम ले लेते हैं सल्फर, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना 16, ठीक है। अब 16 लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 3p, क्या आ जाता है 3p4, ठीक है, हो गया, ओके 3p4। तो देखो लास्ट सबशेल नहीं सॉरी लास्ट शेल हमारे पास कौन सी है, थर्ड शेल, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसके लिए 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सल्फर बिलोंग करता है हमारा कौन से पीरियड से, थर्ड पीरियड से, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, एन की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है, एन क्या होनी चाहिए, बेसिकली लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, शेल की लार्जेस्ट शेल होनी चाहिए, ऐसे लिख लो, एन जो होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट शेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड शेल है, यहाँ पे फोर्थ शेल है, तो इसी तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है, इजी है ये काफी पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ग्रुप फाइंड आउट करना, ठीक है। ग्रुप आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो ग्रुप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जैसे है एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक वालों के लिए, ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 से। देखो इसमें जब भी हम ग्रुप के लिए हमको एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे हमने पीरियड के लिए तो देख लिया ना कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर देखना है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ठीक है। वैसे ही आपको ग्रुप के लिए क्या करना है, ग्रुप आपको सबके लिए अलग अलग देखना है, एस ब्लॉक वालों के लिए कुछ और फॉर्मूला है, पी ब्लॉक वालों के लिए कुछ और फॉर्मूला है और डी के लिए कुछ और है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आपको पता है सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको डायरेक्टली क्या देखना है, आपको देखना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर एस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ना। और अगर एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये भी पहचानना है कि आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। तो आपको पता लग गया ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम कैसे ग्रुप निकालते हैं, डायरेक्टली हम देखते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर दिस मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या देखना होता है एस ब्लॉक के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली आपके पास पोटासियम है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी हाँ 3s2
3p6 और उसके बाद आ जाएगी 4s1। ओके, ये आ जाएगी। फिर अब देखो यहाँ पे एस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है। अगर हम बात करें यहाँ पे पीरियड की, पीरियड अगर आपको निकालना हो, तो चलो हम ग्रुप निकाल रहे हैं। देखो पीरियड आपको निकालना है, तो पीरियड यहाँ पे लास्ट शेल कौन सी है, फोर्थ शेल है, तो ये हमारे पास फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है पोटासियम। ठीक है, वैसे ये हमारे पास थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है मैग्नीशियम। ठीक है, अब पोटासियम जो है वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। ग्रुप बताना है, ग्रुप के लिए पहले ब्लॉक देखो, एस ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो एस ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस ऑर्बिटल में 1 है। ठीक है, इन एस, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये ग्रुप 1 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली देखना है कि जो लास्ट आपके पास एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए ये होता है। कोई और भी करके देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किसमें है, एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल 1 है, यानी कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ठीक है, अगर पीरियड की बात करनी हो तो थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड से और ये थर्ड पीरियड से है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालने होते हैं। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास एस ब्लॉक के लिए। फिर आता है आपके पास पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक के लिए देखो, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो आपका पी ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसमें हम निकालेंगे ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। देखो, क्योंकि देखो 12 तक तो यहाँ तक आ गया ना ग्रुप्स, इससे पहले पी ब्लॉक से पहले 12 आ जाते हैं, तो 12 में कुछ प्लस करना पड़ेगा तब हमें ग्रुप नंबर पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन वाली फैमिली की क्या होती है, np1 होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, np2, इसकी np3, np4, np5। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, उसमें 12 प्लस करोगे, देखो np1 p1 में क्या करोगे आप, 12 प्लस करोगे 13 आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे नहीं भी अगर किसी को समझ आ रहा है तो ऐसे ही देख लो, क्या होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। तो एग्जांपल बोरोन का ही ले लेते हैं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है। ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर will be equal to 12 plus number of electron in p orbital कितने हैं, 1, यानी कि 13, यानी कि बोरोन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए देख लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, एंड 3s2 और फिर 3p1। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p1, तो कितना हो गया 13। तो ये भी ग्रुप 13 का ही मेंबर है। उसके बाद कोई और कर लेते हैं, जैसे सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, एंड 3p4। ठीक है, अब देखो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p कितने हैं, 4 है। तो ये कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 16 से सल्फर बिलोंग करता है। ठीक है, पीरियड कौन सा है इसका, थर्ड पीरियड है, क्योंकि लास्ट वाली सबशेल कौन सी है, थर्ड सबशेल है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर। एक और के लिए, फ्लोरीन के लिए भी देख लो निकाल के एक बार जरा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, वैसे क्लोरीन के लिए 3p5 हो जाएगी, ब्रोमीन के लिए 4p5, फिर 5p5, बेसिकली p5। ठीक है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p यानी कि 5। यहाँ पे ग्रुप नंबर आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप 17 से ही बिलोंग करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मतलब फूलो कलियो बहारो इंडिया आओ, ऐसे याद रखना है आपको इसको। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो
अब हमारे पास आता है, ये तो आपका यहीं पे पार्ट फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक साइज, ठीक है। अब आपको निकालना है एटॉमिक साइज, ठीक है। ओके, तो देखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियाई निकालने को आता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अब देखो जब भी आपको एटॉमिक रेडियस को आपको निकालना होता है तो इसमें ना सबसे पहली वाली बात, एटॉमिक एक एटम की बात कर रहे हैं ना, रेडियस लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये क्या है आपके पास, मैंने आपको जैसे बताया था ये आपके पास है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपके पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक एटम है, न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स होगी, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पड़ा है, ठीक है, अंदर भी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ठीक है, अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में पड़ा होता है, ठीक है, आपको वहां से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली किसी भी एटम का रेडियस। तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इतना आसान नहीं है कैलकुलेट कर पाना। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका, देखो डी ब्रॉगली ने बेसिकली एक एक पॉस्टुलेट दिया था, क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डुअल नेचर होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, पार्टिकल नेचर तो हम पढ़ते ही आते हैं, जहां हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, ठीक है। तो हम वहां से तो पता ही होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर वेव नेचर का, तो वेव कैसी होती है ना, वेव कैसी होती है, वेव होती है ऐसी, जो मतलब ऐसे ऐसे होती रहती है एक जगह। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, वो फिक्स है और स्टेशनरी है वो चीज। वेव नेचर का मतलब है वो वेव में घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक कि हम डिस्टेंस देख रहे हैं न्यूक्लियस से, वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ऐसे। वैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव नेचर, लेकिन हम एटॉमिक रेडियस की जब बात करते हैं तो हम आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस देखते हैं। तो वहां तक का डिस्टेंस निकाल पाना प्रॉपरली इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का क्योंकि वेव नेचर है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम कौन सा रेडियस निकालते हैं? हम निकालते हैं कोवेलेंट हम मतलब बेसिकली बात करते हैं किसकी? कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एटम्स का जो बिहेवियर है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। तो हम वहां पे थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली थोड़े फिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली हम एक मतलब ऐसे समझ सकते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम बॉन्डेड स्टेट की बात करते हैं जिसमें वो जुड़ी हुई है, ठीक है, बॉन्ड हुई हुई है, थोड़ी सी स्टेशनरी होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस की, ठीक है। मेटालिक रेडियस की मतलब हम इनकी जैसे कोवेलेंट बिहेवियर से, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी एटम का रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, वैसे मेटालिक रेडियस के थ्रू निकाल लेंगे, मेटालिक रेडियस निकाल के और वो निकाल लेंगे। बेसिकली हम इन रेडियसेस की बात करते हैं, हम डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर पाते, मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं वॉन्डरवॉल की, ठीक है, वॉन्डरवॉल रेडियस की, ठीक है। तो हम बेसिकली इन रेडियस की बात करते हैं। एक और रेडियस रह गया, कौन सा वाला? आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस। तो हम इन सब रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट होती है, इसके जैसी नहीं कि वेव वाली होगी, ठीक है। ये वेव वाली ये भी होती है लेकिन कंपैरेटिवली ये ज्यादा बॉन्डेड स्टेट होती है, ठीक है। तो हम इन रेडियसेस की बात करने वाले हैं। तो मतलब मैं आपको बारी बारी पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले आता है क्या? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। तो आप लोगों को पता ही होगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने पढ़ाया भी है किसमें,
सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो कैसे बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस में कैसे बात करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि H2, ठीक है, H2, ठीक है, H2 या कोई भी फॉर एग्जांपल, हाँ चलो H2 ले लो, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इस तरह से इनके बीच में से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, एक काम करो, ज्यादा ही होगा, चलो शेयरिंग, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एक एटम लिया, ये हमने दूसरा एटम लिया, ठीक है। इनके बीच में हमने कोवेलेंट बॉन्ड बताना, तो हमने इस तरह से बॉन्ड बता दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस की, तो सपोज हमारे पास ये एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक है। तो जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास क्या होगा, आर हो गया, ये कोवेलेंट रेडियस हो गया, और कोवेलेंट लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला मतलब बेसिकली ऐसे कोवलेंट बॉन्ड हमने, जैसे दोनों एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोवलेंट रेडियस जो है, कोवलेंट रेडियस जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इस एटम के न्यूक्लियस तक का, इस एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। उसको हमने क्या ले लिया, DAA, ठीक है। और इसको ये होगा डिस्टेंस दोनों के बीच का, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली इस वाले एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ऐसा करने से जो रेडियस हमारे पास निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्यों, क्योंकि हमने वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो रेडियस को निकाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बात आती है, यहाँ पे तो मैंने दोनों एटम जैसे ए ले लिए, जैसे H2 है, हमने दोनों एटम्स ऐसे ले लिए। तो इस केस में तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट केस में कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स इज सेम, ठीक है, एटम्स इज सेम, ठीक है। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो अगर दोनों की टेंडेंसी है दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सेम, तो इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे पास केस आ जाता है जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसकी तरफ को जो इलेक्ट्रॉन का पुल होगा वो ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर बी में ज्यादा है तो बी की तरफ को इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हुए रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला आ जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो रेडियस होगा, कोवेलेंट जो रेडियस होगा, दैट विल बी इक्वल टू DAA डिवाइडेड बाय 2। उस केस में तो यही हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस रहेगा, ठीक है। कब होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है दोनों ही एटम्स की, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स इज, बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ए और बी है, तो हम ऐसे ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है ए से, तो इलेक्ट्रॉन का पुल जो होगा वो किसकी तरफ को ज्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स बी की तरफ को इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हुए रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास कोवेलेंट जो रेडियस होगा वो क्या आ जाएगा, वो होगा आपके पास ए बी, डिस्टेंस मतलब जो है ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए,
ठीक है, जिसकी भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए और बी ए के बीच में, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो उस केस में अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस, तो उसके केस में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, सिंपली, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऐसे निकाला हुआ है रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, तो डायरेक्टली हमारे पास डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो जो डिस्टेंस होगा दोनों एटम्स के बीच में वो आ जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज्यादा होगी माइनस जिसकी कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं हमारा कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद आता है देखो आपके पास वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर पे वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। अब देखो वैन डर वाल रेडियस आपको कैसे निकालना होता है, देखो वैन डर वाल रेडियस का मतलब क्या होता है, वैन डर वाल क्या होती है, बेसिकली वैन डर वाल फोर्सेस होती है, जो वैन डर वाल फोर्सेस होती है जिनके बीच में बेसिकली कोई बॉन्ड नहीं होता है, बेसिकली वो एक तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ये दो मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में कोई फोर्स मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जब जुड़े हुए होंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े होंगे। जैसे हम इन केस ऑफ किसकी बात करते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंपल एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, वो वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो हल्के हमारे पास होता है वैन डर वाल फोर्सेस जो होती हैं वो बढ़ती रहती है किसके साथ, जैसे जैसे हमारे पास लेंथ बढ़ती रहती है चेन की। तो इसी वजह से जो छोटे हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन, वो गैसेस में ही पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस वीक होती है उस केस में। तो वैन डर वाल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होती है, ठीक है। जैसे हमने इसमें जैसे H2 और H2 के बीच में, जैसे H2 हो गया और एक दूसरा H2 का मॉलिक्यूल हो गया, इनके बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स के बीच में होता है। तो इस केस में जो रेडियस भी निकल के आएगा वो भी हमारे पास काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एटम्स दूर है ना, एक दूसरे एटम्स काफी ज्यादा दूर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना ये तो अट्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो ये वैन डर वाल फोर्सेस होती है किसमें होती है, ये होती है किसमें होती है, ये नोबल गैसेस में, ठीक है। जो नोबल गैसेस होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, तो उनको भी जरूरत नहीं होती किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, तो वो भी नोबल गैसेस जो होती है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी होती है, वो भी वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़ी होती है। और मैंने आपको बताया जो वैन डर वाल फोर्सेस होती है वो साइज, जितना सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़ी होंगी, तो कोई भी दो चीजें आपस में, जितना कम एरिया होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस भी कम हो जाएगी उनके बीच में, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे पास हल्की गैसेज होती है जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये तो गैसियस होती है, लेकिन जो हमारे पास नीचे वाली नोबल गैसेज आ जाती है वो थोड़ा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, क्योंकि उनमें फिर वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होती है ना, इनमें वैन डर वाल फोर्सेस कम होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो वैन डर वाल फोर्सेस क्योंकि वीक होती है, इस वजह से जो इनके बीच में क्या होगी, ऐसे जो भी इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शंस होंगी उनमें डिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या नहीं करेंगे, अगर हमारे को क्या निकालना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया एक H2 हो गया, ये दूसरा H2 है, ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम डिस्टेंस मतलब बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस H2, ठीक है। तो अगर हमने रेडियस निकालना होगा, ठीक है, कौन सा वाला रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस जो है ये H2 वाला डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, वैन डर वाल रेडियस निकल जाएगा। तो इस वाले रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ दो ही पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा कोवलेंट रेडियस और एक मैंने अब आपको बताया वैन डर वाल रेडियस। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास ये वैन डर वाल रेडियस होता है ये ज्यादा होता है किससे, कोवलेंट रेडियस से, ठीक है। जो ये वैन डर वाल रेडियस होता है ये कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, ठीक है, ओके।
तो वैसे ही आपके पास देखो यहाँ पे और क्या है, मैंने आपको जैसे बताया ये इनर्ट गैसेस वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो इनर्ट गैसेस होती है इनमें वेंडरवॉल फोर्सेस ही होती है, इनमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनर्ट गैसेस इसका एग्जांपल है बेसिकली, ठीक है, इनर्ट गैसेस है ना, जैसे कि एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब भी हम हीलियम का रेडियस निकालेंगे तो हम हीलियम के रेडियस में हमेशा किसकी बात करेंगे, हम वेंडरवॉल की बात करेंगे, वेंडरवॉल रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास, एक हीलियम से दूसरे हीलियम तक का डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वेंडरवॉल रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि हीलियम का रेडियस भी ज्यादा आता है, एक मोर देन एक्सपेक्टेड आता है, किससे, किसका रेडियस, जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं, क्योंकि उनके केसेस में हम क्या निकाल पाते हैं, वेंडरवॉल रेडियस से निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड है वो है मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले मेटालिक रेडियस में ये होता है कि मेटालिक रेडियस कैसे होगा, जहां पे मेटालिक बॉन्ड बना होगा। कोवेलेंट रेडियस कहाँ निकाला, जहां कोवेलेंट बॉन्ड बना था। वेंडरवॉल रेडियस कहाँ निकाला, जहां पे वेंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलती है, मतलब जो एक दूसरे के साथ वेंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। उसी तरह से मेटालिक रेडियस कहाँ निकालेंगे, जहां पे मेटालिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड देखो बनता कैसे है, जैसे कि आपके पास देखो ऐसे मेटल कोई हमने ले लिया, उसमें ऐसे होते हैं एटम्स, ठीक है, ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है। अब मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, देखो हर एक मेटल के एटम्स हो गए, ये मैंने जैसे एटम लिखे हैं, तो मेटल्स की खासियत ही क्या होती है कि उनके पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रीजन होते हैं उनकी कंडक्टिविटी के, उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज के, जो भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनका रीजन ही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि इनके पास क्या है, बेसिकली लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटालिक जो यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलता है, कैसे, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है, इसने क्या करके रखा है, आसपास के जो भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के साथ ऐसे अट्रैक्शन करके रखी है, ठीक है, ऐसे उनके न्यूक्लियस के साथ ऐसे अट्रैक्शन करके रखी है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास कैसे होता है, इस तरह से सारे एटम जो है वो इन इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन केस ऑफ जब भी हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली इस तरह से एटम्स ऐसे जुड़े होते हैं मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है ना, सबके लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक मेटल, एक एटम का, ठीक है, दूसरे एटम तक का डिस्टेंस dmm हो गया, ठीक है। तो जो रेडियस होगा, ठीक है, कौन सा वाला, मेटालिक रेडियस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो होगा dmm डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वो हो जाएगा ये रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होता है। तो अब हमें यहाँ से ये समझ आ गया, ठीक है, कि आपको इसके बाद मतलब क्या ध्यान में रखना है। देखो आपको यहाँ पे जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास हमने 3 पढ़ लिया है ना, 3 रेडियस पढ़ लिया, एक हमने मेटालिक रेडियस पढ़ लिया, एक कोवेलेंट और एक वेंडरवॉल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास वेंडरवॉल होता है, ठीक है, वेंडरवॉल रेडियस होता है वो तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद होता है मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस, ठीक है, और फिर सबसे कम आ जाता है हमारे पास कौन सा वाला, कोवेलेंट। कोवेलेंट अभी तक सबसे कम चल रहा है, कोवेलेंट रेडियस कम आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एटम्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है एटम का वो काफी कम हो गया है, क्योंकि एटम्स आपस में ओवरलैप, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करिए, तो डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, काफी कम हो गया है। इस वजह से यहाँ से रेडियस जो आएगा वो सबसे कम आएगा, है ना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ ओवरलैपिंग नहीं हुई है, मेटालिक बॉन्ड तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग कुछ हुई ना, वेंडरवॉल के केस में तो दूर दूर ही बहुत पड़े हैं वो, ठीक है। तो अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है वो है आपके पास आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, देखो देखो तो अच्छा पहले मैं आपको आयोनिक रेडियस ही करवा देती हूँ, फिर ट्रेंड्स करवाऊंगी, ठीक है। ओके, तो आयनिक रेडियस सबसे पहले हम बात करते हैं आयन की, ठीक है। देखो आयोनिक रेडियस,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आयंस की। आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली आयन, ठीक है। एक होता है हमारे पास कैसा, केटायन, ठीक है, और एक होता है एनायन, ठीक है। मैंने ये आयनिक बॉन्ड जो होता है उसके बारे में किसमें पढ़ाया है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड करवाया, उसके सारे क्वेश्चंस कराए, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। वहां मैंने डिटेल में समझाया है ये वाला टॉपिक, वो देख लो अगर नहीं आता है तो। आयन, केटायन और एनायन होते हैं। केटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जैसे किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे NaCl, NaCl कैसे बनता है, Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl गेन करता है, इसलिए वो Na प्लस होता है और वो Cl माइनस होता है। तो Cl माइनस क्या होता है, एनायन होता है, और Na प्लस क्या होता है, केटायन होता है, ठीक है। तो हमने बात करनी होती इन आयंस के रेडियस की, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा साइज, देखो हमने ये यहाँ पे देखा कि जो एनायन है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और केटायन लूज कर रहे हैं। तो लूज कर रहे हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, अगर हम बात करें किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसकी बात करें, हम बात करें न्यूट्रल एटम की, ठीक है। न्यूट्रल एटम के अंदर क्या केस होता है, ये सिनेरियो होता है कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी वजह से वो क्या, उसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली। हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, ठीक है। सपोज 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन 10 हो गए और इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो प्रोटॉन्स बढ़ गए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ को। इसकी वजह से क्या होगा, जो केटायन होगा उसका साइज क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और जो एनायन होंगे उसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमेशा ध्यान में रखना कि जो एनायन है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूट्रल एटम का साइज होता है, और फिर उसके केटायन का साइज होता है, ठीक है। सबसे छोटा केटायन का साइज होता है। एनायन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में हमेशा कौन सा वाला फैक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर केटायन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल इसका, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, एक है H+ और एक है H-, ठीक है। तो अगर हमने बात करनी है इनके रेडियस की, ठीक है, तो देखो आयनिक रेडियस में क्योंकि आयंस बन जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें जब कंपेयर करना है चीजों को तो बड़ा ही आसान हो जाता है, केटायन एनायन देखना है। यहाँ पे वैसा नहीं हम बात करेंगे रेडियस और उस सब चीज की, हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा, केटायन का। देखो हाइड्रोजन ही है सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्जन ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। रिपल्जन जब भी होता है, रिपेल करेंगी चीजें, इलेक्ट्रॉन का आउट रिपेल करेगा तो एक्सपेंड होगा, तो साइज बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, H- का, फिर H का, और फिर H+ का, ठीक है। आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सिमिलरली आपके पास है सपोज N-, आपके पास है N-, ठीक है, N2-, N3-, ठीक है। अब यहाँ पे करना है आपको, तो सबसे ज्यादा अगर साइज की बात करेंगे तो N3- का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर N2- का हो जाएगा, और फिर N- का साइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व करना होता है। वैसे ले लो O2- है और O है, यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, O2- फिर O, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वैसे ही आपके पास एक है क्रोमियम +6, एक है क्रोमियम +3, तो यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा, साइज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो साइज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर ज्यादा खींच लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर खींचे चले जाएंगे तो ये उतना ज्यादा एटम सिकुड़ता जाएगा, तो उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो क्रोमियम +6 का साइज छोटा होता है क्रोमियम +3 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज ज्यादा है, ठीक है। ओके ओके, अभी यहाँ पे दोबारा से आऊंगी, एक बार ट्रेंड्स देख लेते हैं, फिर दोबारा से यहाँ मैं कुछ चीज लिखाऊंगी। सबसे पहले ट्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो
ट्रेंड्स देखने हैं तो हम अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप देखते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है। एक जनरल ट्रेंड लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा सब पे अप्लाई होगा, कुछ एक्सेप्शंस होंगी, वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले देखो अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम लिथियम पे गए, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से हम मूव हुए, ठीक है। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होती है, सेकंड वाली लिख रही हूं मैं, 1s2 तो सब में कॉमन है, क्या लिखती है 2s2, इसकी क्या होती है, सॉरी 2s1 होती है इसकी, 2s1 एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका, 4 5 6 7 8 9 ऐसी होता है, ठीक है, 2s1, ठीक है। और इसकी होती है 2s1, इसकी होती है 2s2, ठीक है। इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 2s2 2p1, इसकी कितनी होती है 2s2 2p2, इसकी कितनी होती है 2s2 2p3, ठीक है। इसकी कितनी होती है 2s2 2p4 और इसकी कितनी होती है 2s2 2p5। तो हम देखें हो क्या रहा है, जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, एक ही सेम शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है हमारे पास, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना। जैसे ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऐसे इसी के अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना, यानी कि न्यूक्लियस की पावर का बढ़ना। तो न्यूक्लियस की पावर यानी कि उसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और जितने हम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर ही, क्योंकि सारे सारे इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन भी शेल में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एटम जो है वो क्या होता जाएगा, देखो पहले बोरोन लिथियम था, फिर बेरिलियम में थोड़ा कम हो गया साइज, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर भी कम हो रही, सॉरी बढ़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है टाइटली, और इलेक्ट्रॉन भी बाहर से उसी शेल में आता जा रहा है, फिर बोरोन का साइज और कम हो जाएगा, फिर कार्बन का और कम, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, इस तरह से क्या होगा बेसिकली अलोंग द पीरियड क्या होता है, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ती रहती है, तो एटम क्या होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड, ठीक है, बिकॉज Z अफेक्टिव मतलब क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अलोंग द पीरियड। फिर आ जाता है आपके पास डाउन द ग्रुप, फिर आ जाता है आपके पास डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अब हम डाउन द ग्रुप की अगर बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन को क्यों छोड़ना, उसको भी ले लो। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देखते हैं, इसकी 1s1 होती है, इसकी 2s1 आउटर शेल, ठीक है, इसकी 3s1, इसकी 4s1, इसकी 5s1, 6s1, 7s1। तो डाउन द ग्रुप मूव करते करते भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे शेल ही पूरी बढ़ रही है अलोंग द पीरियड। तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें पूरी पूरी शेल ही बढ़ रही है, इसमें फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें सेकंड शेल में, शेल में बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फैक्टर है कौन सा डोमिनेट हो रहा है, वो यहाँ पे भी प्रोटॉन्स की पावर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग चीज क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गए जनरल ट्रेंड, क्या हर एक हमेशा ऐसा होगा, नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं। अब वो क्या वो एक्सेप्शंस होती हैं, देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट पीरियड की, पीरियड 1 की, ठीक है।
पीरियड 1 में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन और हीलियम आ जाता है इधर एक्सट्रीम लास्ट में ग्रुप 18 में, ये ग्रुप 1 में और ग्रुप 18 में। तो हमने क्या बोला, अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज होता है। तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो हीलियम है उसका रेडियस ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। रीजन क्या होता है, फटाफट से याद करो, मैंने क्या बोला था, हीलियम इज अ नोबल गैस। क्या होती है, ये एक नोबल गैस होती है, ठीक है। और नोबल गैस के केस में हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं वॉन डर वाल रेडियस की, ठीक है। और जब हमने हाइड्रोजन का रेडियस निकाला था तो हमने किससे निकाला था, H2 से निकाला था। वहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस कम होता है वॉन डर वाल रेडियस के कंपैरिजन में, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं। रीजन क्या आता है, क्योंकि इसके केस में हम वैन डर वाल रेडियस निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना ये एक्सेप्शन है, हीलियम का रेडियस ज्यादा होता है हाइड्रोजन के रेडियस से, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन, सेकेंड पीरियड में है वो, ठीक है। तो इसमें देखो सेम यही है सेकेंड पीरियड में भी, तो मैं इसको नंबर 2 पॉइंट नहीं कर रही हूँ, सेकेंड पीरियड में भी सेम चीज है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरह से था, लिथियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर साइज डिक्रीज होता रहता है। इन सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है, नियोन का होता है। रीजन क्या हो जाता है, ये नोबल गैस है, ठीक है। और इसके केस में हम कौन सा रेडियस निकालते हैं, वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। वॉन डर वाल रेडियस यहाँ पे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेंड देखने को मिलता है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट वाले पीरियड में भी आर्गन का ज्यादा हो जाएगा, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बेसिकली देखने को मिलेगा, सिलिकॉन का, सल्फर का, ये वाला ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी किसका आ जाता है, आर्गन का ही ज्यादा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक्सेप्शन आती है 3D सीरीज में, ठीक है। एंड काफी फेमस एक्सेप्शन है ये 3D सीरीज में, ठीक है। 3D सीरीज में भी ऐसे ही है, देखो हमारे पास है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे भी क्या है, अलोंग द पीरियड मूव करे, जिंक का हमारे पास क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा सबसे कम होना चाहिए, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो स्कैंडियम, सिलिकॉन लिख दिया, स्कैंडियम। तो यहाँ पे स्कैंडियम का होता है सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही ट्रेंड देखने को मिलता है। उस ट्रेंड को आप कैसे याद रखते हो, देखो उस ट्रेंड को आप ऐसे याद रखते हो, स्कूटी में जिंक वैसे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कुछ आएगा बीच में, और लास्ट में कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, हिंदी कोई नहीं, नहीं, ठीक है। तो कैसे आप लिखते हो, स्कूटी स्कैंडियम, ठीक है, में नहीं लिखना है, फिर जिंक, स्कूटी, स्कूटी मतलब स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइटेनियम, ठीक है, फिर आ जाएगा जिंक, फिर आ जाता है वैसे से आ जाएगा वेनेडियम, फिर बीच में हमारे पास क्या आता है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे आता है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो कोबाल्ट कोई, निकल नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉपर रहेगा ना, कॉपर आता है यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये एक तरीका याद करने का, आप कर सकते हो इसको ऐसे याद, ठीक है। तो ये ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड क्यों होता है, देखो ये ट्रेंड इसलिए होता है कि देखो स्कैंडियम की में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो ऐसे होता है, जैसे ये हमारे पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन सब में, है ना। तो स्कैंडियम क्या होता है, D1, ये होता है D2, ये होता है D3, इस तरह से होता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम में आपको पता है D5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, उसमें तो डी ऑर्बिटल में भी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसी हो जाती है डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बढ़िया से फिल हो जाते हैं, लेकिन क्रोमियम में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की क्या मतलब, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया से फिल हो रहे होते हैं, लेकिन इनके केस में क्या लग जाता है उन्हें आगे जाके, इनके केस में
इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फिल होने लग जाते हैं, बेसिकली ऐसे मतलब पेयरिंग होने लग जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होने लग जाती है, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर वो रिपल्जन और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिंक निकल इन सब में देखो, ठीक है, कॉपर में भी। तो यहाँ पे रिपल्जन और भी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा रिपल्जन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिंक के गैस में, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्जन हो जाती है। तो इस वजह से, और देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, तो इस वजह से ऐसा भी कुछ ये वाला फैक्टर भी आ जाता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से भी यहाँ पे ट्रेंड्स जो है कुछ अलग से दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही रीजन होता है यहाँ पे कि ये इनरेगुलर सा कुछ ट्रेंड आता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, फिर थर्ड आता है आपके पास जो डी ब्लॉक में कुछ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है देखो, 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में लिख रही हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम हो गया, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम हो गया। यहाँ पे लेंथेनम आते हैं, लेंथेनम आता है यहाँ पे, और लेंथेनम के साथ में लेंथेनाइड्स आते हैं, उन लोगों को हम अलग से नीचे लिखते हैं, मैंने आपको बताया है ना, इस पे हम स्टार भी बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हॉफनियम आता है। तो बात ऐसी है कि हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास देखो स्कैंडियम, देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, तो ऐसे होता है, स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर यट्रियम का होता है, फिर लेंथेनम का होता है। तो यहाँ पे तो हमें रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, टाइटेनियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम सा होता है, सिमिलरली वेनेडियम का साइज सबसे कम होता है, फिर नियोबियम और टेंटलम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम सा होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है इनमें साइज डिफरेंस। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पे होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने पहले भी बताया था, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पहले बताया था, क्या मैंने एफ ब्लॉक में पढ़ा के रखा है, वहां पे पढ़ लेना इसको, मैंने डिटेल में पढ़ाया कि यहाँ पे ये वाली चीज क्यों होती है। तो यहाँ पे अगर आप स्किप भी कर दो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में इसको कंप्लीट कर देना। जो बेसिकली होता क्या है, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास क्या होता है, ये जो हॉफनियम होता है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो हॉफनियम की, ठीक है, जब आप हॉफनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसमें 4f ऑर्बिटल फिल हुआ होता है, ठीक है। एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है उसका पुअर होता है, ठीक है, इफेक्ट इज पुअर। मतलब क्या कि एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से छुपा नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी कि हमारे पास कौन सी होती है यहाँ पे, जो नेक्स्ट शेल होती है 5D होती है बेसिकली, उसमें ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज चला जाता है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन अंदर को चले जाते हैं, तो रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहाँ तो बढ़ना चाहिए था, उसकी वजह से उल्टा कम यहाँ पे रेडियस हो जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ आया तो मैंने एफ ब्लॉक में करवाया, उसको वहां पे कवर कर लेना, डिटेल में समझाया है मैंने वहां पे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको, अच्छा मैंने आपको बताया था कि आपको वो आयनिक वाले में थोड़ा ट्रेंड देखना है, तो आयोनिक वाला कहाँ करवाया था, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है हमारे पास, सेम वही अलोंग द पीरियड हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होती है, अलोंग द पीरियड क्या होता है यहाँ पे, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब आयोनिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस नहीं, यहाँ पे आयोनिक रेडियस लिख लो, ठीक है। आयोनिक रेडियस डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बतानी रह गई, वैसे मैंने बताई है ऑलरेडी जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, है ना, कि आपको ग्रुप्स कैसे निकालने हैं। इसमें डी ब्लॉक तक मैंने आपको बता दिया था, एफ ब्लॉक रह गया था, है ना। तो एफ ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, एफ ब्लॉक जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, देखो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इस जगह से निकलते हैं, इस जगह से, है ना। तो ये थर्ड ग्रुप है। वैसे एक्टिनाइड्स भी सारे कहाँ से निकले हुए हैं, ग्रुप 3 से निकले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमेशा बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, लेंथेनाइड्स के लिए भी, ठीक है, और एक्टिनाइड्स के लिए भी, ठीक है, एक्टिनाइड्स के लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रुप नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर होगा
3, ठीक है। पीरियड की बात करेंगे तो हमारे पास देखो लेंथेनाइड जो होते हैं ये हमारे पास कौन से पीरियड के होते हैं, देखो यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप उस वैसे जो आप है लास्ट इलेक्ट्रॉन वैसे देखना सबसे ज्यादा बड़ी शेल कौन सी, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पीरियड निकालना है, इनकी लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास पीरियड की वैल्यू होगी, तो वैसे भी देख सकते हो डायरेक्टली। जो लेंथेनाइड होते हैं वो 6th पीरियड से होते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं वो 7th पीरियड से होते हैं। वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट तो उसमें देखना इसमें 7s में इलेक्ट्रॉन आता है और इसमें 6s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें 6th शेल होती है और इसमें 7th शेल होती है, तो 7th पीरियड और 6th पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।